आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। रोज़ाना हम प्राइम टाइम में आवाम के मुताल्लिक़ मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि आवाम की बात हुक्काम तक पहुँचे और आवाम के मसाइल हल हों। आज हमने फ़ैसला किया कि पुलिस मज़ालिम जो हो रहे हैं आजकल, ख़ास तौर पे लॉकडाउन के चलते, इस बारे में काफ़ी लोग फ़िक्रमंद हैं। हत्ता कि होम मिनिस्टर महमूद अली साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, तमाम कमिश्नर्स को और डीसीपीज़ को और पुलिस के आला ओहदेदार को बुलाकर उनकी ब्रीफिंग की और मीडिया से भी बात की। महमूद अली साहब ने उन्हें यह बताया कि पुलिस का काम डंडा मारना नहीं है बल्कि अमन कायम करना है। देखिए महमूद अली साहब ने क्या कुछ कहा है। आज सीपी हैदराबाद अंजनी कुमार और हमारे चारों जोन के डीसीपी और सेंट्रल जोन डीसीपी को बुलाया गया था, क्योंकि 2-4 दिन से शहर में हर जगह, ख़ास तौर से गोलकुंडा पीएस के अंदर लाठी का इस्तेमाल किया गया, मीरचौक पुलिस स्टेशन के अंदर लाठी का इस्तेमाल किया गया। उसके कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। मैं खुद कल डीजीपी साहब से बात किया, कमिश्नर साहब से बात किया और मुताल्लिक़ा डीसीपी से बात किया, ऐसा क्यों हो रहा है। पुलिस का काम लाठी चलाना नहीं है, पुलिस का काम अमन कायम करना है, प्यार और मोहब्बत से कायम करना है। और ख़ास तौर से तेलंगाना पुलिस तेलंगाना बनने के बाद पब्लिक के साथ बहुत फ्रेंडली काम करे। ये कोरोना वायरस फैलने के बाद यकीनन हमें सख्ती बरतना ज़रूरी था, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में कोरोना की तरफ से काफ़ी लोगों की मौत वाक़ हो रही थी। उसकी रोकथाम के लिए हमारे सीएम साहब ने बहुत से मीटिंग ली और डीजीपी साहब को वक्तन वक्तन इंस्ट्रक्शन देते रहे। पुलिस भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने के लिए बहुत सख्त रवैया अख्तियार कर रही थी, मगर पुलिस का मकसद ये नहीं है, चीफ मिनिस्टर साहब का नहीं है, हमारा मकसद नहीं है कि कभी लाठी का इस्तेमाल करें। यकीनन कुछ लोग बग़ैर लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं, 2-2, 3-3 आदमी को बिठा कर निकालते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस अहदेदारों से गुजारिश है कि उनके साथ भी पुलिस का बर्ताव अच्छा होना चाहिए। कानून के शिकंजे में उनके साथ जो कार्रवाई वो करना चाहिए, मगर कभी लाठी नहीं उठाना चाहिए। आज कमिश्नर साहब के साथ काफ़ी देर तक लैंड ऑर्डर पर डिस्कशन रहा, तमाम डीसीपी से भी डिस्कशन रहा और डीसीपी को हिदायत दी गई कि वो एवरी पुलिस स्टेशन का विज़िट करें। वहाँ की जितनी टीम है कांस्टेबल्स की, सब इंस्पेक्टर्स की, उनके साथ एक बार इस मामले में बातचीत करें, क्योंकि जो वाक़या हो चुका होगा मगर आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए। मुझे यकीन है 99.9% पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छे, 0.1% कुछ गलती कर रहे हैं, तो यकीनन उनको भी हिदायत देती है पुलिस को, अहदेदारों की जानिब से, मेरी जानिब से, कमिश्नर साहब की जानिब से, कि वो भी लोगों से अच्छा बर्ताव करें। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। इसकी रोकथाम के लिए बहुत सख्ती से हिदायत दी गई है और आवाम से भी मेरी अपील है पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। जब वो रोके तो रुक जाइए और उनसे गुफ्तगू कीजिए अच्छी लेवल में। जो पुलिस ऑफिसर की लैंग्वेज अच्छी नहीं है ज़रूर उन पर भी एक्शन लिया गया। मुगलपुरा में पीएस के तहत जो वाक़या हुआ था उस पर भी वहाँ पर एक्शन लिया गया। और ये जहाँ दोनों जगह चार मीनार पर और गोलकुंडा पीएस के अंदर जो मीरचौक और गोलकुंडा पीएस में जो वाक़यात हुए उस पर भी एक्शन लिया गया। उन पुलिस कांस्टेबलों को और होमगार्ड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है और उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया है। इसलिए मैं तमाम आवाम से भी अपील करता हूं कि पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और पुलिस ऑफिसरों से भी अपील करता हूं कि आवाम के साथ बहुत हमदर्द रवैया अख्तियार करें। बहुत, क्योंकि हमारी आवाम बहुत परेशान है। कोरोना की वजह से रोज़गार नहीं है, पूरा लॉकडाउन की वजह से 1 महीने से लोग बड़े परेशान हैं। अब लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर जब तक कि कोरोना केसेस कम होते जाएंगे लॉकडाउन खुलेगा। तो इसलिए मैं जब तमाम मेरे भाइयों से अपील भी करता हूं, तमाम भाइयों से, कि पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए। पुलिस आपकी खिदमत, आपकी सेवा के लिए, ये कोरोना को रोकने के लिए पुलिस रात दिन मेहनत कर रही है, उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मगर जो पुलिस वाले कांस्टेबल्स डंडा उठा रहे हैं उनकी भी मैं मजम्मत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरह से तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब ने फ़िक्रमंद होकर पुलिस के हुकाम से बात की और नरमी इख्तियार करने का हुक्म दिया है।
इससे कबल हैदराबाद के कमिश्नर जनाब अंजनी कुमार साहब ने भी इसी मौजू पर बात की थी। सुनिए अंजनी कुमार साहब को। हमारे यहाँ ऐसे हजारों लोग हैं जो शाम को कमाते हैं तब सुबह खाते हैं। उनके तरफ हमारी जिम्मेवारी और भी ज्यादा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन गरीबों को आपकी रहम की जरूरत है, आपकी लाठी की जरूरत उनको नहीं है। ऐसे मौके पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उन गरीबों को लाठी नहीं दिखाएं। शायद वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उनके लिए कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर आए। उन्हें मदद कीजिए, उनको समझाइए, और जहां तक संभव हो जीएचएमसी के तरफ से, प्राइवेट डोनर्स के तरफ से अरेंज करके उनको घर दीजिए, उनके घर पे खाना पहुंचाइए। एक भूखा इंसान को अगर खाने की तलाश में वो बाहर निकला है और उसे हम लाठी से मारेंगे तो ये तो बहुत तकलीफ की बात होगी। आपके मेहनत, आपके डेडिकेशन पर पानी फिर जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस के 10,000 पुलिस ऑफिसर्स इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं 24 आवर्स, लेकिन अगर 10 पुलिस ऑफिसर गलत जगह लाठी का यूज कर रहे हैं तो ये 10,000 लोगों के मेहनत को खत्म कर देता है। हमारे डियर ऑफिसर्स, जब कभी भी सोसाइटी में, देश में, शहर में कोई मुश्किल आती है, कोई क्राइसिस आता है, तो ईश्वर, अल्लाह इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के तरह से भी देता है हम लोगों को। अगर एक तरफ ये कोरोना एक क्राइसिस है तो दूसरी तरफ ये कोरोना एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। मौका है कि आप अपने दिल में जो रहम है उसको आप बाहर दिखाएं, दूसरे को बताएं कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक दिल है और वो दिल उन गरीबों के लिए है जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। कोरोना के समय जो हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी आई है लॉकडाउन की, उसके साथ यह भी जिम्मेवारी है कि हम गरीबों के साथ रहें। तो देखा आपने किस तरह से अंजनी कुमार साहब ने बताया कि हमें डंडा नहीं दिखाना है। इसके बावजूद ये जो कांस्टेबल लेवल के, सब इंस्पेक्टर लेवल के पुलिस वाले होते हैं, आखिर इनका बिहेवियर अचानक ऐसा क्यों हो गया है? क्या इनके ड्यूटी औकात में इजाफे की वजह से, या ज़्यादा कुछ बोझ उन पर पड़ गया है? क्या फ्रस्ट्रेशन है जो ये लोग आवाम पर निकाल रहे हैं? नौजवान तो नौजवान अपने बाप की उम्र के लोगों को भी ये पीट दिया करते हैं। यहाँ तक कि उलमा को और पंडितों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ये मारना, जिस्मानी अजियत देना एक है, दूसरी तरफ बेइज्जती और ज़िल्लत का जो है जहनी बोझ है, ये भी ये लोग आवाम पर डाल रहे हैं। क्या ये ऐसा कर सकते हैं? क्या पुलिस वालों को ये इख्तियार है ऐसा करने का? इस बारे में हमने एडवोकेट मीर मसूद खान साहब से बात की। सुनिए एडवोकेट मीर मसूद खान साहब ने इस बारे में क्या कहा है। चंद्रमौली का है वो तो काफ़ी वायरल हुआ, उसका एक्शन भी हुआ, लेकिन पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि पब्लिक इसका क्या करना चाहिए। आप गाली दिए तो चंद्रमौली के ऊपर आप पर्सनली डीआईजी और उनके ऊपर एक कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि इनकी जो पर्सनल फाइल्स होती है उसके ऊपर मार्किंग्स और नोटिंग्स आते हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी कराइए और उनके ऊपर केस फाइल करिए। आप यहाँ भी कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स में भी कर सकते हैं, कोर्ट में भी कर सकते हैं, और आप वो क्लिपिंग रखिए, अच्छे एडवाइस लेके आप डैमेजेस के लिए भी डालिए। 500 रुपये डालिए, 5,000 रुपये डालिए, 10,000 रुपये डालिए, लेकिन आप डैमेजेस के लिए डालिए। एक बात याद रखिए कि आप सिटीजन हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं और पब्लिक सर्वेंट आपका है। तो अगर आप पब्लिक सर्वेंट को कि आप नौकर बन जाएं तो फिर आपका कोई हल नहीं है। आप अलाइव होइए। देखिए, मैं लास्ट टाइम भी शायद आपसे अमजद साहब बात कर रहा था कि अगर मैं तकलीफ़ में हूँ तो ना उसको डिस्कस कीजिए, ना मेरी बुराई करिए, ना उससे खुश होइए। जो तरीक़े से मेरी मदद कर सकते वो मदद कर दीजिए, अगर नहीं कर सकते तो डिस्कस मत करिए। खुशी जब होती, जब डिस्कस होता तो आप डिस्कशन बंद कर दीजिए। हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है
कि इस वक्त पे सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक प्लेटफॉर्म्स एंड यूनिटी ऑन द सिटीजन्स आना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमौली का जो है ट्रांसफ़र तो हो गया, लेकिन अगर एडवोकेट की सर्विस लीजिए और उनके ऊपर एक्शन बराबर करवाइए। अब दूसरी बात देखिए, मैं एक पर्सनल काम से मुमताज़ खान साहब के पास लॉकडाउन के पास बैठा था, तो जब मैं एमएलए साहब से बात कर रहा था, मेरे को कुछ पर्सनल चीज़ बात करना था, तो एमएलए साहब के पास एक साहब आए और बड़ी उससे शिकायत कर रहे थे कि कोई एक एरिया है वोल्टा का और उसके सामने सारे होटल्स खुले हैं और कबाब खुली है और दुकानें खुले हैं और पब्लिक बिल्कुल रोड पे आ रही जा रही। देखिए सर, ये जो लॉकडाउन्स है, ये लॉकडाउन की नाकामियाँ अपनी जगह है, लेकिन हमको सोशल डिस्टेंस करना है। हम खुद कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम करो, और हमको जो चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो मैं देखा एमएलए साहब काफ़ी, हमारे एमएलए हैं वो, और बड़ी खुशी है हमको कि एक बड़े ज़माने के बाद हमारे को एमएलए चेंज हुए। हमारे पुराने एमएलए साहब तो कभी मुस्कुराते ही नहीं थे, कोई थे, और अब मुमताज़ साहब कम से कम एक अप्रोचेबल और हंसने वाले एमएलए हैं। मैं बड़ा खुल के ये बात बोलता हूँ कि हमको एक हंसने वाले एमएलए अप्रोचेबल है। आप बिलीव करिए, मैं 8:30 या 9 बजे इन लॉकडाउन मीर चौक गया और उनको बोला मेरे को एमएलए से मिलना है, मैं एडवोकेट हूँ, मेरी आइडेंटिटी लेके, कार्ड लेके, नंबर लेके, उनका कमिश्नर इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन नंबर लेके मैं एमएलए साहब के घर को गया। 5 मिनट में जब उनको मालूम हुआ तो वो अपने ऑफिस में आए, पब्लिक से रूबरू हुए, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे थे। और हमारे एमएलए साहब तो पर्सनली भी मेरे को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि अपने पर्सनल फंड, उनके पर्सनल पैसे से काफ़ी ये राशन का भी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेल ऑफ इन दिस। तो उनका बड़ा एंटेगनाइज चेहरा में देखा और वो बोल रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, पब्लिक को कैसा समझाना चाहिए। तो हम सब मिलके बोले कि एमएलए साहब आप स्टेटमेंट दीजिए और आप बोलिए लोगों को, तो फिर वो करे। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ सुनिए कि पुलिस वालों को डंडा रखने का कोई लीगल हक नहीं है। मैं बारहा ये बात बोल रहा हूँ, उनके ना पुलिस लॉ में, ना कोई उनकी जो उनकी पुलिस के रूल्स रहते उसमें, ना किसी लॉ में। तो मारना का कोई अथॉरिटी नहीं है। मारना इलीगल है, क्राइम है। तो कोई किसी को मारे तो इलीगल है ना। तो ड्रेस पे मारना और ज़्यादा इलीगल है। तो जितने ये अगर हैं और आप किसी से करवा सकते कि जितने मारते हुए क्लिपिंग्स अगर है तो आप एक जगह करवाइए। हम स्टेट गवर्नमेंट से और जितने इदारे हैं उनसे, और पर्सनली हमारे पास ऐसे एडवोकेट्स हैं जो आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे और कोई फीस इसकी नहीं लेंगे, और हम लोग आपको कॉम्पनसेशन के भी केसेस करके देंगे और ये भी करेंगे और इंक्वायरीज भी करवाएंगे कि पुलिस ब्रुटैलिटीज़ के लिए, स्पेशली हमारे स्टेट में आप देखिए कि वेलफेयर पुलिस, पीपल फ्रेंडली पुलिस, इतना बड़ा गाना भी गाते हैं वो लोग, तेलंगाना पुलिस और पीपल फ्रेंडली। तो एक एक जगह पे पब्लिक पुलिस का जो इंडिविजुअल अकाउंट होगा, हमको हमारी जिम्मेदारी से उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत से चीज़ें फैसिलिटी की तरफ से रहते हैं। वो डंडा मारने की परमिशन लीगली कहाँ है वो देख लीजिए आप। उनकी जेब में पैसे हैं। अब एक बात बोलिए कि उनकी तनख्वाह है और उनकी जेब में 10,000 रुपये है, तो उनको लेके जाएंगे, किसी इंस्पेक्टर की जेब में से 10,000 रुपये निकले, उनको पूछेंगे कि आपके पास कहाँ से आए, और अगर उन्होंने उसका अकाउंट बता दिए तो उनको बोलेंगे ठीक है रख लीजिए भाई, बैंक से ला। अगर वो नहीं बता सके तो फिर उनके ऊपर प्रिवेंशन का राशन लगे। तो अगर डंडा मारने की परमिशन है तो मेरे को लॉ बता दीजिए। मैं आपसे एज अ जर्नलिस्ट और बीबीएन चैनल से ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग एक अपना रेगुलर प्रोग्राम चलाइए और उसमें लोगों को बोलिए कि अगर आपके पास ऐसे प्रोग्राम्स है, ऐसी चीज़ें हैं, क्लिपिंग्स है, तो आपके पास भेजिए। एटलीस्ट एक जगह पे उसको जमा करिए। हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उसका काम करेंगे। इट्स नॉट, देखिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एपिसोडिक इश्यूज,
आई एम टॉकिंग अबाउट इश्यूज इन जनरल ऑल्सो, हम उसको भी लेके चलेंगे, लेकिन सामने आएंगे तो मैं विथ लॉट ऑफ माजूरत आपसे एक बात बोलूं अमजद साहब, मैं एक चीज क्या देख रहा हूं कि आर वी नॉट इंडल्जिंग टू मच ऑन फॉरवर्ड्स, हम कर नहीं जा रहे कोई चीज। अब ये फेसबुक है, मैं तो 1 ही साल हुआ या 6 महीने हुआ स्टार्ट करें, और एक व्हाट्सअप है, मैं देखा लोग फॉरवर्ड कर देते, देन व्हाट, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो हमको ये फॉरवर्ड्स को कुछ एक प्लेटफॉर्म पे लाना है और उसको कुछ अच्छे तरीके से लीगल काम करेंगे इंशाल्लाह। ये विल सी दैट दीज थिंग्स डजंट हैपन इन आवर स्टेट। उसके पास तो डंडा नहीं था, मैं भी वो क्लिपिंग देखा, वो तो हाथ से मारा, आंख पे मारा, तो इसके ऊपर तो सीधा सीधा केस बनता। आंख के ऊपर मार लगा, टेम्पल के ऊपर मार लगा, तो बराबर 324, 326। और तो डंडे से मारने से भी जख्म का मार है और हाथ से मारने से भी। अब पुलिस वाले कहने हैं डंडा नहीं था, हाथ से मारा, जो भी चीज़ से मारा। तो केस ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले पे नहीं बनता, आप बनाइए, बराबर बनता। आप कंप्लेंट कीजिए, आजकल तो उनके ट्विटर्स हैं, उनके पूरे वो है, आप कंप्लेंट्स करिए, हम करेंगे सब मिलके। आपके पास से आप अनाउंस कीजिए, इसी प्रोग्राम में अनाउंस कीजिए, लोगों को बोलिए कि उनके पूरे डिटेल, आधार कार्ड और उनका इवेंट और क्लिपिंग आपके पास भेजो, बोलिए हम विल टेक अप द इशू। बहुत अच्छा। तो नाजरीन, बड़ा चौंका देने वाला रिविलेशन, पुलिस को डंडा मारने का इख्तियार नहीं है। पुलिस के पास आवाम को पीटने का कानून में कहीं प्रावधान नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला किसी को पीटता है और उसकी वीडियो क्लिप हासिल होती है तो कोर्ट में केस भी दर्ज किया जा सकता है। तेलंगाना पुलिस की जानिब से फ्रेंडली पुलिसिंग का ऐलान किया गया, उसके बाद मुख्तलिफ़ मकामात पर CCTV कैमरा लगाए गए, जिसकी वजह से आवाम के तहफ़्फ़ुज़ में यकीनन इजाफ़ा हुआ है। और CCTV कैमरास लगाने के बाद से बहुत सारे केसेस CCTV फुटेज की बेसिस पर ही हल हुए। जहां गुंडे गलती कर सकते हैं वहां पुलिस वालों से भी गलती हो सकती है, और अगर ये आवाम को पीटते हुए कैमरे में कैद हो गए तो इनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। एडवोकेट मसूद साहब ने यहाँ तक बताया कि अगर कोई मज़लूम है और उसे पीटा गया है पुलिस की जानिब से और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फ्री सर्विस देने का भी उन्होंने ऐलान किया है। लॉकडाउन के बाद से जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इसके अलावा वो लोग जो अपने बिज़नेस की खातिर या किसी और वजह की खातिर दूसरे मुकाम गए थे, वो वहाँ फंस गए और फिर वापस आने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि हुकूमत ने कह दिया आप जहाँ हैं वहीं रहें। चुनांचे एक जोड़ा जो कि अपने बिज़नेस की खातिर बाहर गया हुआ था, वो वहाँ फंस गए। बड़ी मिन्नत मनाजत के बाद उन्हें परमिशन मिली वापस उनके घर जाने की। जब वो वापस घर गए तो वहाँ के लोग इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। कोरोना वबा के साथ साथ ये एक वबा भी फैल रही है कि अपने ही लोगों को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये डर के मारे कि कहीं इनसे कोरोना हमें हो जाएगा। भाई, अगर वो इन्फेक्टेड निकलेंगे तो कोरोना आप तक आएगा, आपके अपने लोग हैं, आप हेल्थ डिपार्टमेंट को इत्तला कीजिए, उन्हें 14 दिन की सेल्फ क्वारंटीन में रखा जाएगा। अगर वो इन्फेक्टेड पाए जाते हैं तो फिर उनका इलाज होगा और आपके भी तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात होंगे। ये कैसी बात है कि आप लोग फंसे हुए थे वापस आ रहे हैं तो आप उन्हें आने से रोक रहे हैं। और हुकूमत इस बारे में क्या कर रही है? सबसे अहम सवाल, चूँकि ये नेशनल इशू है, नेशनल लॉकडाउन है, जिसकी वजह से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई वापस जाता है तो वापस जाने पर उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसके अतराफ़ के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी होना चाहिए कार्रवाई। चुनांचे ऐलान किया गया है कि जो फंसे हुए माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो अपने मुकामात को जा सकते हैं। इसके ताल्लुक़ से एक बेहतरीन लाएहमल तैयार होना चाहिए ताकि ना जाने वालों को मुसीबत हो ना वहाँ रहने वालों को मुसीबत हो। जो जोड़े ने परेशानी के आलम में
ये वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा। इस वीडियो को मुलाहिजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं मोइन खान बांसवाड़ा से हूँ। बांसवाड़ा का निवासी हूँ, रहने वाला। मेरा वहाँ पे छोटा मोटा कारोबार है। हम लोग पिछले महीने अप्रैल के अंदर 18 अप्रैल को हम लोग दतिया के अंदर फंस गए थे लॉकडाउन होने की वजह से। फिर हमारी उसके बाद में हमारा लॉकडाउन के हमारी जाँच हुई। हम लोग कोरोना नेगेटिव हैं। 2 जाँचों के अंदर ये बात आई सामने। उसकी वजह से फिर यहाँ पर 28 दिन के क्वारंटाइन के बाद में वहाँ के एसडीएम साहब ने संज्ञान लेकर और हम लोगों को परमिशन दी यहाँ से जाने की, और हम लोगों को वहाँ से रिलीज़ करा। हमारे पास पूरे कागजात अपने परमिशन हैं, और वहाँ के CMHO साहब हॉस्पिटल के हमारे पास कागजात है जिसके अंदर हम कोरोना नेगेटिव पाए गए। लेकिन ये सारे कागजात और परमिशन होने की वजह तो हम अपनी गाड़ी लेके जब समाज के लोगों ने हमें रवाना करा वहाँ से दतिया से, और यहाँ पर भेजा बांसवाड़ा कि आप लोग अपने घर गाँव पर बांसवाड़ा चले जाएं। लेकिन बांसवाड़ा आने से पहले बॉर्डर के ऊपर हमें रोक लिया गया और हमें ये कह के कि भाई आप कोरोना संक्रमित हैं, और वहाँ से अंदर नहीं दाखिल होने दिया हम लोगों को बॉर्डर के अंदर, और वापस कर दिया गया कि जहाँ से आप लोग वहाँ जहाँ से आए हैं आप लोग वापस वहाँ चले जाएँ। लेकिन जब हम लोग वापस वहाँ से थक हार के पहुँचे तो आगे चल के बड़ौद पुलिस ने हमें रोक लिया और ये कहा कि भाई आप लोगों को आगे परमिशन नहीं, क्योंकि आपके पास जहाँ की परमिशन है आप वहीं जाएंगे। ये कह के हमें वापस वहाँ से भी वापस कर दिया। तो हम ना इधर जा पाए ना इधर जा पाए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, रात हो चुकी थी, तो रोज़ा था हम लोगों का। हमने रास्ते में सड़क पर इफ्तार करके, और मेरे साथ मेरी मिसेज़ अकेली, मैं अकेला मर्द हूँ, मुझे इनकी इज़्ज़त का भी ख़तरा होता है। तो मैंने फिर इनको लेके पास के गांव के अंदर रिक्वेस्ट करके जाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर चौमेला 20 किलोमीटर पड़ता है आलोट से अंदर की तरफ, तो वहाँ पर हम लोग रात को आए थे। तो उन लोगों ने पहले तो कहा कि ठीक है हम जांच करके आपका कुछ क्वारंटाइन वगैरह कर देंगे, तो आपने रुक जाना। हम उसके लिए तैयार हो गए थे। लेकिन फिर बाद में जब उनको ये चीज़ें सामने आई कि भाई हम लोगों को बांसवाड़ा वाले तैयार नहीं रखने के लिए, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया हमारे। बहरहाल इतना एहसान करा कि रात को यहाँ पर ये स्कूल आप देख रहे हैं, इस स्कूल के अंदर इस कमरे के अंदर हम लोगों को रखा है रात से। लेकिन ये कहा है कि भाई सुबह आप लोग अपने जिस तरह से हैं अपने घर के जहाँ पर भी आप जाना चाहें चले जाएँ। भाई वो चले जाते हैं पैदल भी, लेकिन खतरा इस बात का है कि पास में ग्रामीण लोगों के अंदर व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल हो चुका है ये लोग कोरोना पॉजिटिव है, इस तरह से बस्तियों में दाखिल नहीं कर दिया। तो हम लोगों को रात को भी गाड़ी के पीछे लठ लेकर लोग भागे हैं, गाड़ी का पीछा करने की कोशिश करी है। तो हमारी जान का खतरा है। तो अल्लाह के वास्ते अगर ये बात आप तक पहुंच रही है तो दूसरों तक, मुसलमानों तक पहुंचा। अल्लाह करे कि हमारी मदद करे। और बांसवाड़ा प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं, बच्चे हमारे वहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पे मरने से अच्छा है कि हम आप लोग हमें वहाँ ले लें ताकि हम वहाँ पे अपने बच्चों के सामने मर सकें। हमें बच्चे बस देखने देना। हमारे बच्चे 1 महीने 1.5 महीने से दूर है हमसे। हमारी मदद करो, हमें वहाँ जाने की इजाजत दिला दो। आपकी मेहरबानी हो जाएगी हमें यहाँ से निकाल के। तो ये देखो जितना आपसे अल्लाह तौफीक दे, रमज़ान का महीना है, जितना आप लोग हो सके इस वीडियो को आगे वायरल करने की कोशिश करें। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। किसी की मदद करना अल्लाह के यहाँ बहुत मुकर्रब है। आप लोग हमारी फ़िलहाल मदद फरमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, जब भी कोई मुसीबत में होता है तो ऐसा देखा जा रहा है आजकल कि वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भेज रहे हैं, मगर अक्सर लोग ये गलती कर रहे हैं, ना वो अपना नाम बताते हैं, ना ठीक से उनका परमानेंट एड्रेस और फिलवक्त वो कहाँ है वो बताते हैं, और ना ही वो अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुसीबत में से निकालने में दुश्वारी होती है। जब आप मुसीबत में हो तो ये तफसीलात अगर बताएं तो मदद करने वाले आप तक आसानी से पहुँचें। तो बहरहाल एक तंजीम है जमीयतुल उलमा, उन्होंने कोशिश की जिसकी वजह से वो आसानी से उन तक पहुंच पाए और उनकी मदद की। वो अब अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये मुश्किल में पड़ जाते थे। देखिए ये साहब ने क्या कुछ कहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल गुज़िश्ता चहारशंबे से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक साहब उनकी फैमिली के साथ एक कमरे में हैं और वो ये बता रहे हैं कि वो बांसवाड़ा के रहने वाले हैं और बॉर्डर से उन्हें वापस कर दिया गया है और कुछ लोगों ने उनका पीछा किया। इस वक्त में वो एक स्कूल के अंदर हैं
ये वीडियो काफी परेशान करने वाला था। मैंने वहां जमीयतुल उलमा के जो जिम्मेदार हैं कामारेड्डी के, चूंकि बांसवाड़ा ये कामारेड्डी के जिले का एक ताल्लुका पड़ता है, तो वहां के जिम्मेदार हाफिज फहीम साहब से और निजामाबाद के जिम्मेदार हाफिज लईक साहब से फौरन राब्ता किया गया। इन हजरात ने पता करके बताया कि ये वहां के आदमी नहीं है, बल्कि इसी नाम का एक गांव ये राजस्थान के अंदर भी पड़ता है। गूगल मैप पे उसको तलाश किया गया। जिन गांवों के नाम वो बता रहे थे वीडियो में, वो सारे के सारे गांव आपस में मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की जानिब से जमीयतुल उलमा के वहां के जो जिम्मेदार हैं वो हजरात को हालात का इल्म हुआ। उन्होंने फौरन हरकत में आते हुए पुलिस के जिम्मेदारों से राब्ता किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मियाँ बीवी कल शाम में हमें इत्तला मिली रात में कि वो दोनों मियाँ बीवी आफियत के साथ अपने घर को पहुंच गए हैं। बहरहाल ये मामला इस वक्त में ख़त्म हो गया है। हमारे जो मीडिया 5 जोन के जिम्मेदार हैं जनाब रियाज साहब, उन्होंने मुझसे ख्वाहिश की कि जमीयतुल उलमा की तरफ से जो काम इस सिलसिले में हुआ है उसकी वजाहत लोगों के सामने आ जाए। चूंकि ये वीडियो आज भी चल रहा है तो ताकि लोगों को इत्मीनान हो जाए, तो बहरहाल ये वजाहत आप हजरात की खिदमत में पेश की गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जिन हजरात ने इस सिलसिले में कोशिश की, अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह इस वबा से, इस वायरस से सारी इंसानियत की हिफाजत के फैसले फरमाए। तो देखा आपने किस तरह से इन्होंने अपने प्रॉब्लम को शेयर किया, मगर गलती इन्होंने ये की कि एड्रेस को साफ तौर पे बयान नहीं किया और अपना मोबाइल नंबर इन्होंने शेयर नहीं किया। फिर भी अच्छा हुआ कि जमीयत उलमा के लोगों ने जद्दोजहद की, गूगल का इस्तेमाल किया, लोगों से मशवरा किया और फिर उन तक पहुंच गए और उनकी मदद करके वापस घर भेजने में कामयाब हो गए। अगर ऐसा ना होता तो ये जोड़े का अल्लाह ही हाफिज़ था। हमारी आपसे अदबन गुजारिश है, जब भी आप कोई परेशानी में हो तो आप वीडियो में ज़रूर अपना नाम, अपना रेसिडेंशियल एड्रेस और कहाँ फंसे हुए हैं और आपका मोबाइल नंबर, ये अगर आप बता दें तो फ़ौरन आप तक इमदाद पहुँचे, इसमें सहूलत होगी। इसके अलावा मैं आज अपने प्रोग्राम से ये कहना चाहूँगा कि जो मौज़ूआत हम आप तक लेकर आते हैं वो यकीनन आपके इंटरेस्ट में होते हैं। अगर कोई मौजू आपके भी जहन में गश्त कर रहा हो जो कि आप चाहते हैं कि हम उसे कवर करें, तो आप अपने सुझाव भी हमारे फ़ोन नंबर पर भेज सकते हैं। हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए हो, चाहे ईमेल के ज़रिए हो। आप हम तक पहुँचें और जो है हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लगते हैं उस बारे में भी आप अपने फीडबैक्स हमें ज़रूर दिया कीजिए। आज प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट में एक ऐसा तबका जो कि गवर्नमेंट और NGOs की नज़र से ओझल है। वाइट कार्ड होल्डर्स अगर हैं तो गवर्नमेंट उन्हें अनाज दे रही है और उनके बैंक अकाउंट में 1500 रुपये पहुँचा रही है। माइग्रेंट लेबरर्स अगर हैं तो उन्हें चावल के साथ साथ पर हेड 500 रुपये दिए जा रहे हैं। आम तौर पर ऐसा तबका जो मिडिल क्लास कहलाता है, ना वो वाइट कार्ड की कैटेगरी में आते हैं, ना वो एलीट क्लास की कैटेगरी में आते हैं, वो रोज़मर्रा के कमाने वाले या फिर सैलरीड क्लास। ऐसे नागहानी हालात पैदा होने पर उनकी कमाई रुक जाती है और वो बड़े परेशान हो जाते हैं, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते और उन तक इमदाद भी नहीं पहुंचा करती। ऐसा ही एक तबका वट्टेपल्ली में मौजूद है जहां पर कुछ ख़ानदान भूख से बिलबिला रहे हैं, इमदाद के मुंतज़िर हैं। इन्होंने एक वीडियो हमसे शेयर किया है, सुनिए। हम वट्टेपल्ली नाइस के पास रहने वाले हैं। हमारे पास राशन कार्ड नहीं है और हमारे किसी से भी मदद नहीं मिली। हम मिडिल क्लास है, हम किसी को बोल भी नहीं सक रहे। प्लीज़ हमारे को राशन के लिए मदद करो। 10-12 फैमिलियाँ हैं हम लोग और हम लोगों को किसी से भी मदद की तो कोई वो नहीं है हमारे को। हम जो भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे तक राशन पर, रमज़ान है, रोज़े रखना है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जा रहे हैं। हमारे पास कौन से भी पैसे आने का जरिया भी नहीं। हमारे को 1500 रुपये भी नहीं मिलते, इसलिए हम लोग को बहुत परेशानी हो रही। हम लोग कम से कम 10-12 फैमिली से हम इतनी परेशानी हो रही कि राशन के लिए राशन की दुकान को गए तो बोल रहे हैं कि राशन कार्ड लेके आओ। MRO के ऑफिस को गए तो बोल रहे हैं वहाँ पर कुछ भी चालू नहीं होता, अगस्त के बाद आओ।
प्लीज़ आप लोगों से जो भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ। इन ख़वातीन ने भी अपना एड्रेस ठीक से नहीं बताया है, फिर भी हम कोशिश करेंगे इन तक पहुंचने की। मैं फिर अदबन गुजारिश करूंगा, जो भी परेशान हैं और वीडियो बनाते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, तो उसमें अपनी वो तफसीलात ज़रूर बताएं जिससे आप तक पहुंचने में आसानी हो। नाज़रीन किराम, प्राइम टाइम कैसा लगा आपको, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और कोई मौजू ऐसा है जो आपके जहन में गश्त कर रहा है और आप चाहते हैं कि हम उस प्रोग्राम को हमारे एपिसोड में शामिल करें, उस मौजू को हम अपने एपिसोड में शामिल करें, तो आप ज़रूर अपने सुझाव भेजिए हम तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि रोज़ाना अपडेट्स ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच पाएँ। नाज़रीन किराम, प्राइम टाइम के इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाज़त। उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन अभी बरक़रार है, पूरी तरीक़े से इस पर अमल किया जा रहा है। आप भी अपनी ज़िम्मेदारी समझकर घर पर रहिए, महफूज रहिए। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।